सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्ट्रक्चर एटम का फोर्थ ये लेक्चर है। इसमें आज हमें करना है आपका क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के का जो बेस था वो आज हम पढ़ेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह बोहर ने अपना हाइड्रोजन एटम का बताया था, कि बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था और उसने उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। बट बोहर थ्योरी जो है, बोहर का जो मॉडल ऑफ एटम है वो फेल हो गया था क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला जो उसका ड्रॉबैक था, बोहर लिमिटेशन कह दें या ड्रॉबैक्स कह दें, पहला जो था, इट could not explain spectral line formation for मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली इसका जो मॉडल था वो बेसिकली किसके लिए था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। ठीक है, यानी कि हिज मॉडल ऑफ एटम was valid only for सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। ठीक है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये इसकी थ्योरी थी। तीसरा इसका लिमिटेशन क्या था? जब स्पेक्ट्रल लाइंस को में मैग्नेटिक फील्ड रखेगी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो वो टूट गई। ठीक है, एंड देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम हुआ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, तो इस चीज़ को समझा नहीं पाया। इस मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को रखा था जीमैन ने, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को रखा था स्टार्क ने। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग of spectral lines in the presence of magnetic field यानी कि जीमैन इफेक्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे क्या कहा गया बेटा? स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये नहीं समझा पाया। ओके, नोट करो पहले इतना। चलो जी, अब आगे जाएंगे। और भी लिमिटेशन है, 2-3 और लिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। देखो बेटा, नेक्स्ट जो इसका था जो ड्रॉबैक चौथे नंबर पर, वो क्या था? वो ये था ड्रॉबैक इसका, कि जो क्या कहते हैं, इसने क्या किया था? ही कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन टू बी moving particle only, that is, he did not consider the wave nature of electron, जो आज हम समझेंगे थोड़ा। ठीक है, तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, जबकि आगे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है तो वो वेव की तरह होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वेव की तरह होता है। ये आगे जाके इसी का स्टूडेंट था आपका डी ब्रॉगली, उसने प्रूव कर दिया था। 5वां नंबर पर जो है इसका, जो इसने ये कहा था कि ही वायलेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इसने वायलेट कर दिया था, क्योंकि सारी प्रॉब्लम आ गई थी। जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर कर लिया था? एक पार्टिकल। इसने इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर नहीं किया, जबकि आगे जाके पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है। ठीक है, तो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, देखो बेटा, बहुत ध्यान सुनना कि हुआ क्या था। देखो, दो तरह की फिज़िक्स थी, वेव मैकेनिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ फिजिक्स एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स। अब तक, जब तक बोहर की थ्योरी चल रही थी, तब तक वेव थ्योरी ऑफ फिजिक्स बहुत पीक पे थी, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, बहुत पीक पे थी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जब ये कुछ कंसेप्ट वेव थ्योरी समझा नहीं पाए। वेव थ्योरी ने ये बता दिया था कि हाँ भाई, कैसे लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंटरफेरेंस शो करता है, कैसे वो डिफ्रैक्शन शो करता है। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न वो शो कर रहा था, जिससे पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर है। ओके, तो ध्यान से सुन लो। डिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स के टर्म में आप पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू एन ऑब्स्टिकल। किसी भी ऑब्स्टिकल से जो लाइट पास होती है बेंड हो जाती है, दैट इज़ योर डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस क्या होता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेव एनर्जी, ठीक है। जब दो वेव्स मिलती हैं तो वो या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब उनका जो जो वेव्स मिलती हैं, वेव फंक्शन होती हैं, वो क्या हो जाएंगे, या तो ऐड हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये थ्योरी फिजिक्स की है, हमारे केमिस्ट्री में नहीं आती। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यहाँ पर कंसेप्ट ये हो गया था कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि भाई जो है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थ्योरी ऐसी भी थी जो वेव थ्योरी समझा नहीं पाई। देखो, वेव थ्योरी could explain the interference and diffraction pattern of electromagnetic radiation। EMR से नोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। but it failed to explain। ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबसे पहले तो समझा, इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो जब कोई बॉडी को हीट किया जाता है तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ता है, उसको समझा नहीं पाए। द रेडिएशन एमिटेड बाय हॉट बॉडी, दैट इज हॉट बॉडी रेडिएशन, हॉट बॉडी रेडिएशन को समझा नहीं पाया, ठीक है। और कई बार इसको हम ब्लैक बॉडी भी कह देते हैं, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। दूसरा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन इट, ठीक है। तीसरा, एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन कह दो या हीट कैपेसिटी कह दो, एक ही बात है। आप एमिशन रेडिएशन भी कह सकते हो और हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन टेम्परेचर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर हीट को एब्जॉर्व कर रहा है और हीट एक पर्टिकुलर रेडिएशन शो कर रहा है, एमिशन कर रहा है, ठीक है। किसी मेटल सरफेस पर जब हम लाइट मारते हैं, रेडिएशन मारते हैं, तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। इसे आगे जाकर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नोट करो यहाँ से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं समझा हुआ है कि रेडिएशन क्यों एमिट होती है, कैसे रेडिएशन एमिटेड होती है बाय हॉट बॉडी, ठीक है, यानी हॉट बॉडी रेडिएशन समझ नहीं पाया। कोई भी मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट करता है। तीसरा, एमिशन ऑफ रेडिएशन या नेचर ऑफ रेडिएशन
ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेडिएशन का नेचर भी चेंज हो रहा है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। इस चीज़ को समझा नहीं पाया। तो बेसिकली ये और थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोनों एक जैसे ही थे। ठीक है, चलो जी, आप समझते हैं यहाँ पर ये सब बेस बने क्वांटम के, क्वांटम थ्योरी के बने। ठीक है, चलो समझते हैं, आप समझो देते हैं ध्यान से। देखो बेटा, जो हॉट बॉडी रेडिएशंस होता है वो होता कैसा होता है, तो होना चाहिए हॉट बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखो, वेव थ्योरी ने एक बात क्या कही थी कि किसी भी वेव, कोई भी जो वेव होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, अपनी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी जो वेव निकल रहा है, एमिटेड हो रहा है, मूव कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पर। ठीक है, और वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ओके, दिस इज़, ये वेव थ्योरी का कहना है। ओके, मतलब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम फ़ोन लेते हैं, ठीक है, हमने फ़ोन लिया तो उसमें ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, तो जो ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें कंट्रास्टिंग कर रहे हैं, कलर को डार्क कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स कलर, इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस। ओके, सो वेव थ्योरी ये कहती थी कि अगर कोई वेव जा रही है, कोई रेडिएशन मूव कर रहा है, कोई वेव है, कुछ भी, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ भी हो, अगर वो वेव है तो अपनी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन must depend on its intensity and is independent of frequency। फ्रीक्वेंसी के क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, मतलब एक, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है तो अब उसकी, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके वेव फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका जो प्लैंक ने यहाँ पर जो बताया था इसके बारे में, वो ये क्या था कि उसने कहा कि अगर जैसे हम एक आयरन रोड लेते हैं, ठीक है, जैसे ये आयरन रोड ले लिया मैंने, ये आयरन रोड है और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, शुरू में ये किस तरह कलर शो करेगा, रेड, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू एंड फाइनली वाइट शो कर देगा, फाइनली वाइट शो कर देगा। ठीक है, तो उसने कहा कि देखो भाई, क्या कहते हैं, ये एक सॉलिड है, ध्यान दो, हीट कैपेसिटी एट वेरियस टेम्परेचर। ओके, तो उसने कहा ये सॉलिड है, इसको आपने हीट किया तो पहले इसने रेड दिया, फिर ऑरेंज दिया, फिर ब्लू दिया। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने इंटेंसिटी, इसने क्या कहा था, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मस्ट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेव। मतलब कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर दिया, जो भी हीट दिया, और ये लाल कलर बन रहा था, पहले लाल कलर का वेव बन रहा था, वेव थ्योरी का समझो ध्यान से, लाल कलर बन रहा था। अगर लाल कलर बन रहा था तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ या घटाऊँ, ध्यान से लो, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ या घटाऊँ, वो लाल कलर ही बनेगा। मतलब वो, और आयरन को हीट करने में हमेशा क्या हुआ, लाल कलर। जैसे मैंने बहुत हाई हीट दिया, लाल हुआ, हीट कम कर दिया, कम लाल हुआ, और कम दिया, कम लाल हुआ, और ज़्यादा हीट दिया, बहुत ज़्यादा लाल हो गया। ठीक है, क्योंकि वो इंटेंसिटी डिपेंड करता है। ओके, मतलब ब्राइटनेस पे हो सकता है, ज़्यादा हीट दो ज़्यादा ब्राइट लाइट हो जाए, कम हीट दे तो कम ब्राइट लाल हो, ज़्यादा ब्राइट ना हो तो डल रेड हो। तो ये, लेकिन यहाँ पर इस सॉलिड को जो हीट किया, आयरन को हीट किया गया, तो इसने ये चीज़ बोली, ये यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो देखो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है। और यही, इसी को ही उसने ग्राफ के थ्रू भी समझाया। देखो देखो, जो ग्राफ बना इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का बनाया उसने, वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ, ये देखो, ये टेम्परेचर T1 के लिए, बहुत ध्यान सुनना, और ये टेम्परेचर T2 के लिए। ओके, टेम्परेचर T2 के लिए। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे वो कहना क्या चाहता है, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अगर मैं, ये है ये पॉइंट, इसमें कुछ लैम्डा होगा, से लैम्डा डैश, और इसमें कुछ लैम्डा होगा, से लैम्डा डबल डैश। ठीक है, ओके, ध्यान समझना।
क्या कहा उसने, क्या कहते हैं, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जब किसी सॉलिड को हीट किया गया, ठीक है, जब सॉलिड को हीट किया गया तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, ये देखो इस इंटेंसिटी पर उस पार्टिकल के रेडिएशन ने एक पर्टिकुलर, क्योंकि रेडिएशन के अंदर क्या है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है, रेडिएशन के अंदर क्या है, पार्टिकल नेचर है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी को सबसे ज़्यादा लेगा, या पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को वो सबसे ज़्यादा लेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर, ध्यान दो, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर जो वेव है उसके अंदर क्या है, वो एक नहीं है, वो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर एक पार्टिकल सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लेगा, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ क्या करेगा, वो एमिट करेगा। इसे कहा गया लैम्डा मैक्स। ध्यान दो, लैम्डा मैक्स मतलब लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है, लैम्डा की वैल्यू तो ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से देखो 0 से यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। कहने का मतलब ये है, इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर इस कलर की, इस पार्टिकल का जो है वेवलेंथ वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस पार्टिकल ने इस इंटेंसिटी पर जितना भी वेवलेंथ एमिट किया होगा वही सब कलर में जाएगा। ये येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो, अब देखो दूसरे केस में क्या कहा, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ कि ये जो टेम्परेचर T1 है विच इज़ ग्रेटर देन T2, ठीक है। अब T2 आया, टेम्परेचर T2 आया, ध्यान दो, टेम्परेचर T2 आया, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे जाएगा, ये, ठीक है, ये है आपका, इस यहाँ लेता हूँ लैम्डा में, ठीक है। देखो, अब देखो ये आया आपका दूसरा लैम्डा मैक्स डैश। अब देखो ध्यान से सुनना, जब टेम्परेचर T2 था, ये टेम्परेचर है आपका T2, वो टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 में इस पार्टिकल ने इस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एमिट किया है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर T2 में किसी और पार्टिकल ने इस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एमिट किया है। समझ आई बात नहीं आई, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल सबसे ज़्यादा वेवलेंथ को एमिट कर रहा है वही उसका कलर नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वेव है, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। देखो डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चला, इसका मतलब वेव जो है, वेव की जो इंटेंसिटी है वो जो वेव की फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, यानी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है, प्लस जो वेव है उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल नेचर है। क्योंकि क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक पर्टिकुलर तरफ का वेवलेंथ को ले रहा है और वही वो एमिट कर रहा है, ठीक है। मतलब जैसे मैं एक पार्टिकल हूँ, कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डीप चलते हैं, थोड़ा डीप, जैसे ये एक रॉड है, ओके, ये रॉड है और ये पॉइंट है, मान लो A, ये पॉइंट है B, ठीक है, ओके, बहुत ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं ये रॉड A, ये मार्कर यहाँ पर A पॉइंट पर है और ये B पॉइंट है आयरन रॉड का B पार्ट, ठीक है। अब आपने हीट किया, यहाँ पर जब आपने हीट किया तो टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, चलो 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मान लेते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देख हुआ क्या, रॉड तो वही है, मेटल तो वही है, जब आपने 100 डिग्री से, तो इसने इस वक्त क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल निकला जिसकी इंटेंसिटी इतनी थी, इट कैन बी रेड, ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर पर इसने क्या किया, इस वेवलेंथ को एमिट किया, ठीक है, इट कैन बी रेड, ब्लू, वाइट। लेकिन यहाँ पर इसने इसको किया एमिट, ये भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है विजिबल रीजन में है तो वो विबग्योर में से कोई एक होगा, वो विबग्योर में से, अगर उससे भी ज़्यादा हीट कर दिया तो वाइट हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हीट कर दिया तो अल्ट्रावायलेट में चल जाएगा, ठीक है, समझ आई बात नहीं, यानी ज़्यादा हीट कर दोगे तो वो और ज़्यादा रेंज दिखाएगा और तरह के रेडिएशन शो करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक डिफरेंट वेवलेंथ की एमिट करने लग जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें से जो रेडिएशन निकली उसके अंदर जो है, ध्यान से सुन ला, इसके अंदर जो है पार्टिकल, जो रेडिएशन उसके अंदर जो पार्टिकल है वो पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी को क्या कर रहा है, लेकर एमिट कर रहा है। समझ आई? मतलब ये हीट किया, इसमें से रेडिएशन निकले, उस रेडिएशन के अंदर भी पार्टिकल्स हैं, उस रेडिएशन के अंदर क्या है, पार्टिकल्स है, और उस पार्टिकल की अपना एक कलर वो क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वेव थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जब एक आयरन रॉड को हीट किया गया तो ये देखा गया कि शुरू में वो लाल हुआ, फिर ऑरेंज, येलो, फिर उसके बाद ब्लू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आपने इंटेंसिटी चेंज की, टेम्परेचर चेंज किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई।
ठीक है। ऐसा इसका बेस मेन रीज़न ये बना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही हैं, उनके अंदर पार्टिकल नेचर है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। समझ आई? इसलिए वो डिफरेंट कलर शो करता है। नोट कर लो इसको पहले। ठीक है, तो अगर आपने लिखना है इसके बारे में तो लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई थोड़ा सा लिखा दो तो लिखा देते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एमिशन है वो किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, रेडिएशन एमिशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर कभी कोई कहता है इंटेंसिटी मतलब वो क्या होता है, ब्राइटनेस, और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है, सो इसमें आप कह सकते हो व्हेन ये आयरन रॉड को हीट करने का वो है ग्राफ। सो व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इनिशियली इट बिकम ब्लू, देन ऑरेंज, येलो, देन रेड। okay, this could not be explained by the wave theory. Okay, it was not explained by the wave theory, because according to wave theory when iron is heated, if it is initially red, then again it will be more red on increasing the intensity, on increasing the temperature, but it does not happen. Okay, that's why the wave theory failed to explain this concept. But Max Planck observed this observation, okay, and he concluded that the electromagnetic radiation is not a wave only, okay, it's a particle। उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डायग्राम में तो समझाता हूँ, आपको और मज़ा आएगा समझने में। देखो कैसा था, देखो उसने कहा कि जब आपने आयरन को हीट किया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड, आयरन रॉड को हीट किया, ठीक है, तो जब हीट किया तो ऐसा निकला होगा, ये कहता है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है ऐसा निकला होगा। कभी क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक ही तरह का वो है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक ही तरह की फ्रीक्वेंसी है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी, ध्यान दो, सिंगल फ्रीक्वेंसी है, सिंगल फ्रीक्वेंसी। मान लो रेड कलर की, तो कहीं पर रेड कम हुआ, फिर रेड ज़्यादा हुआ, फिर रेड ज़्यादा हुआ, फिर रेड कम हुआ, ऐसा करके। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर था आपका T1, यहाँ पे टेम्परेचर था आपका T2, यहाँ पे टेम्परेचर था T3। ठीक है, तो T1 से बड़ा T2 है, से बड़ा T3 है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रही है। देखो ब्राइटनेस तो कम थी, थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा हो गई। ओके, ठीक है, बाकी आगे मैं बता नहीं रहा यहाँ पर। लेकिन जब आयरन रॉड को हीट किया गया, व्हेन आयरन रॉड इज़ हीटेड, ध्यान से सुन लो, इज़ हीटेड, ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, क्वांटम थ्योरी ने कहा ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। बट प्रॉब्लम पता क्या है, ये जो तू कह रहा है ना, ये और ये, ठीक है, दिख रहा है, देख लो जरा, दिख रहा है, थोड़ा इसको कलर से समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, ठीक है। ये और फिर ओश, एक सेकेंड, और ये नज़र आ रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ज़रा ध्यान समझना, मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ, ठीक है। क्या कहा गया, जब टेम्परेचर T1 रखा गया तो ये था हिसाब किताब, ठीक है, मतलब ये एक पार्टिकल है। ओके, जब टेम्परेचर T2 हुआ तो ये दूसरा पार्टिकल आया,
और जब टेम्परेचर 3 हुआ तो ये तीसरा पार्टिकल है, ध्यान से देखो, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पहला पार्टिकल है, ओके, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, टेम्परेचर T2 और टेम्परेचर 3, ओके, और ये क्या है आपका तीसरा पार्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह से उसने बताया कि ये देखो 3 पार्टिकल, ये एक नहीं है, ये 3 पार्टिकल्स हैं, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले, 3 पार्टिकल 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दे रहे, इससे 3 डिफरेंट कलर है। समझ आई बात या नहीं आई? नज़र आ रहा है? बढ़िया, समझ आ गया होगा मैं जो कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्लियर कंसेप्ट। अगेन हीट किया किसी सॉलिड को, डिफरेंट कलर नज़र आ गए। वेव थ्योरी का एक ही कलर होना चाहिए था, हीट किया तो एक ही कलर होना चाहिए। हाँ, कलर की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट मतलब जो एमिशन हो रहा है रेडिएशन का वो डिफरेंट इंटेंसिटी पर डिफरेंट होगा, मतलब उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो सकती है, इंटेंसिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, ठीक है, ध्यान से सुन ला, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वेव थ्योरी के हिसाब से इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, सिर्फ ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है। ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा ब्राइट, कम टेम्परेचर कम ब्राइट। लेकिन ये चीज़ मैक्स प्लैंक का ऐसा नहीं होता भाई। अगर ऐसा होता तो एक जैसा कलर होना चाहिए, एक जैसा कलर क्यों नहीं है? समझाओ वेव थ्योरी। तो चुप, तो कौन आया? तब उसने कहा भाई ऐसा नहीं है, वेव के अंदर जो रेडिएशन है उसके अंदर भी क्या पार्टिकल हैं, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हैं, इसलिए डिफरेंट कलर आते हैं। यानी कि द वेव इज़ नॉट अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नॉट ओनली द वेव, इट इज़ हैविंग पार्टिकल करेक्टर ऑल्सो, दैट मीन्स इट हैज़ अ डुअल करेक्टर। सो तब जाके एक कंसेप्ट आया कि लाइट के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या है, डुअल करेक्टर है। ध्यान दो, व्हेन वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट मीन्स लाइट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड इज सेम। ओके, नोट डाउन फास्ट, ठीक है। चलो जी, आई होप यहाँ तो समझ आ गया होगा आपका। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसमें ही रिप्लाई कर दूँगा आपको, डोंट वरी। लेकिन नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहो। अगर अभी तक नहीं बनाया तो पॉज करके दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ, इनफैक्ट कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। अब हम बात करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे क्या बताया कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, एमिट करेगा, वो हमें करना जाएगा। तो बिल्कुल सही बात थी। तो यहीं पे आया बेस ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या होता है, देखो बेटा, ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी होती है, ठीक है, परफेक्टली आइडियल बॉडी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, परफेक्ट तो होता ही नहीं है, बट एक ऐसी बॉडी जो हर तरह के रेडिएशन को एमिट करे और हर तरह के रेडिएशन को हर तरह के रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करे और हर तरह के रेडिएशन को एमिट करे, उससे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो ये होते क्या है, इट इज़ एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब all kind of radiation, ठीक है, and which absorb and the radiation emitted by such body is called black body radiation। इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। चलो जी, समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। पहले इतना लिख लो, ओके। इट एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एक बात और लिखना है यहाँ पर, एट ऑल टेम्परेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टेम्परेचर पर दे दो आप, किसी भी टेम्परेचर पर दे दो, ठीक है, वो करेगा। फटाफट लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट, थोड़ा सा आते हैं आपके फिजिक्स वाले टर्म पे। देखो बेटा, होता क्या है, देखो, एक होता है एब्जॉर्प्शन पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर होती है, हर बॉडी की एक एब्जॉर्प्टिव पावर होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। ये क्या होता है, टोटल नंबर या अमाउंट कह सकते हो आप,
amount of radiation absorbed by amount of radiation falls या इंसिडेंट। जैसे ये एक बॉडी है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इस पर यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर कितने दिए 100 रेडिएशन फेंके, 100 रेडिएशन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से इसने क्या किया, 80 को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कितना किया, 80। तो इसका जो एब्जॉर्बिव पावर होगा, एब्जॉर्बिव पावर को हम ए से नोट करते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल ए होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 80/100 यानी कि 80% लगभग क्या होगा, 80% हुआ, ठीक है। तो एब्जॉर्बिव पावर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हम मान लो इसको टेम्परेचर पर रखा हमने, ठीक है, एक टेम्परेचर पर रख दिया, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया। होता क्या है, जब किसी बॉडी को हम किसी टेम्परेचर, जैसे इस रूम में मैं बैठा हूँ, या ये मैं मार्कर लेकर, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। मैं हूँ, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, अब मैं इस रूम में हूँ। अगर इस रूम का टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, इस रूम का टेम्परेचर अगर मुझसे कम होगा तो मैं एमिट करूँगा, ठीक है, ताकि दोनों का टेम्परेचर क्या सेम हो जाए। और अगर इस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैं एब्जॉर्ब करूँगा, ठीक है। फिर सुन लो, इफ़ आई एम एन ऑब्जेक्ट, ओके, कंसिडर आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड द राइट नाउ द रूम टेम्परेचर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ माइन, okay, so then what will happen, then I'll absorb maximum radiation, maximum energy, ताकि टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन ब्लैक बॉडी क्या होती है, वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ध्यान दो, सारे रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ओके। सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगी और सारे रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट कर देगी। तो कोई ऐसी बॉडी जो सारी टाइप के रेडिएशन एमिट कर, देखो मैं कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि मेरे पे वाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, मुझ पे कोई लाइट पड़ रही है, मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और कुछ क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ वही दिख रहा है आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट में जब कोई लाइट पड़ती है तो तीन चीज़ें होती हैं, जब कोई रेडिएशन पड़ती है ना किसी में, ठीक है, मैं फिर एक रिपीट कर रहा हूँ, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई रेडिएशन पड़ता है तो तीन चीज़ें होती हैं बेटा, एक रिफ्लेक्शन होगा, एक एब्जॉर्प्शन और एक ट्रांसमिशन होगा, समझ गए। फिर सुन लो, एक एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट अप हो जाएगा, एमिट कर रहा है तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा तो वो दिखाई देगा, ओके। तो ब्लैक बॉडी का क्या केस होता है कि जब ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है वो ब्लैक ही हो, कोई भी कलर की हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है। क्या बड़ा है, आइडियल बॉडी, आइडियल में का कलर नहीं बताया कि आइडियल ब्लैक, आइडियल रेड, आइडियल ब्लू, नो, कोई भी बॉडी हो यार, कोई भी बॉडी हो जो वो सब तरह के एडमिशन सबको एब्जॉर्ब कर ले। अब मान लो ये एक ब्लैक बॉडी है और ये कोई और बॉडी है, इन दोनों को इस एक टेम्परेचर पर रखा गया तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पावर होगी, यानी इसका ए जो होगा वो 1 होगा। समझो क्या बताता है, ए अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉल्स। इस पर 100 फॉल हुई, 100 ही इसने एब्जॉर्ब की, लेकिन ये उस टेम्परेचर उतनी नहीं करेगा, समझ गए। इसलिए तो आइडियल नहीं है, सिर्फ एक बॉडी है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तो एक ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो हर तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और हर तरह के रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट कर पाए, ओके। तो जो अब बात आती है कि हमें दिखता कैसे है कोई चीज़, देखिए दिखता कैसे है, रिफ्लेक्शन की वजह से। मुझ पर वाइट लाइट पड़ रही है, 7 कलर पड़ रहे हैं, 7 में से मैंने क्या किया, 6 को एब्जॉर्ब कर दिया, 1 को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वही कलर दिखाई देगा। अभी मान लो जैसे वाइट लाइट पड़ रही है, 7 कलर पड़ रहे, विबग्योर, ये विबग्योर ब्लू रिफ्लेक्ट कर दिया तो ब्लू दिखाई देगा आपको, समझ आई बात नहीं है। तो वो चीज़ क्या दिखाई देगी आपको, ब्लू दिखाई देगी, बाकी सब आपको क्या, बाकी सब उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ओके, नोट डाउन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। देखो बेटा, याद रखना, जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके, ये फिजिक्स में आप ज़्यादा डीपली में पढ़ोगे। एक स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जिसको ए लैम्डा से नोट करते हैं, ठीक है। ए लैम्डा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप के स्पेक्ट्रल लाइन को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 7 कलर पड़े, 7 कलर पड़े, विबग्योर 400 750 नैनोमीटर पड़ा, उसमें से उसने क्या किया, 3 को एब्जॉर्ब कर लिया, 3 को एब्जॉर्ब कर लिया, 3 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर, सिर्फ 3 को वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, 3 को ही क्या किया उसने, रिफ्लेक्ट किया, तो उसे हम कहते हैं ए लैम्डा, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी के लिए ये भी क्या होता है, 1 होता है,
1, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी वेवलेंथ आ रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, भाई मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो सबको एब्जॉर्व करूँगा। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉडी के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, देखो ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो 0 होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 100% होता है, और एमिशन भी 100% होता है। डेफिनेशन समझो, क्या बताया था डेफिनेशन, आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन एंड एमिट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ अगर ब्लैक बॉडी में जो को अगर आप देख पा रहे हो तो नॉट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ द एमिशन, वो कुछ एमिट कर रहा है तो आप उसको देख पा रहे हो। और ये नहीं कि उस पर कोई लाइट वेट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में है तो आपको दिखा दिया, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, एमिशन होता है बेटा। ठीक है, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट में कोई भी वेव पड़ती है, ठीक है ध्यान सुनना, कोई भी वेव पड़ती है तो 3 चीज़ें होती हैं, या तो वो टकरा के वापस आएंगी जिसे कहेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है, या वो इसके अंदर चली जाएंगी और बाहर नहीं आएंगे जिसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन, या वो टकरा के बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटेड रे। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें होती हैं ब्लैक बॉडी में एमिशन के थ्रू। ध्यान दो, एमिशन का मतलब क्या होता है, ये अपने रेडिएशन देता है, ध्यान दो अपने रेडिएशन, ये नहीं बाहर से रेडिएशन लिया। ठीक है, समझे, जैसे मैं हूँ, अब मैंने अपने अंदर के एटम में से रेडिएशन बाहर निकाली, तो दिस इज कॉल्ड एमिशन। ओके, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कलर का हो सकता है, वो कुछ भी कलर का, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। यही तो बात हुई थी ना, यही तो उसने कहा था कि भाई पार्टिकल में क्या होता है, पार्टिकल नेचर का मतलब क्या होता है, अंदर से जो रेडिएशन का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ और होगा। अब मेडिटेशन करते हैं हम लोग, मेडिटेशन में क्या देखते हैं कि हाँ भी बिल्कुल बंदा बहुत तगड़ा ऑरा आ गया उसका, क्यों आया है, बिकॉज ऑफ दैट एमिशन। वो क्या एमिशन पावर तो है, एमिशन रेडिएशन तो है वो। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाते, नोट कर लो उसको। अगर कोई आपसे पूछता है कि ब्लैक बॉडी का एग्जांपल, तो आप सन दे सकते हो, हो सकता है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, सबको एमिट कर रहा है। सन हो गया आपका, स्टार हो गया, गोल्ड ब्लैक, ठीक है, लैम्प ब्लैक, ये सारे क्या है ब्लैक बॉडी के एग्जांपल है। बाकी आपके फिजिक्स वाले को पूछे ना, वो बता देंगे सर आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो मैक्स प्लैंक ने बहुत अच्छी चीज़ बताई, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो अब मैक्स प्लैंक ने यहाँ पे अपना दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया अपना क्या, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब ध्यान से सुनना, क्वांटम वर्ड आ गया, ठीक है, एक सेकंड में ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ। तो जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी वो क्या कहती है, उसने कहा था लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट हैज़ पार्टिकल करेक्टर आल्सो। ठीक है, इट हैज़ पार्टिकल करेक्टर आल्सो। अब ध्यान सुनना क्या ना क्या मतलब, जैसे ये लाइट वेव जा रही है, तो ये लाइट वेव नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स हैं। अगर मैं ये लाइट वेव को ऐसा शो कर रहा हूँ यूँ, है ना, मान लो ये एक EM आ रहा है, इसको ऐसे, तो ये असल में एक क्या ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जो मूव कर रहे हैं यूँ, देख रहे हो, यूँ मूव कर रहे हैं, यूँ यूँ ऐसे से मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, देखो यूँ। ठीक है, तो उसने कहा था कि जो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। हर एक, ये देखो स्मॉल पैकेट, एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। इसी पैकेट को उसने क्या नाम दिया, क्वांटम और क्वांटा और फोटोन, ये उसने दिया। उसने कहा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईच वेव कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। हर वेव के अंदर कुछ पैकेट ऑफ एनर्जी है जो एक इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल मल्टीपल है, जो किसी भी, जो भी क्या कहते हैं आपका जो
एनर्जी है रेडिएशन का, रेडिएशन की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, नंबर 1 तो ये है, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी पर नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ओके। तो कहने का मतलब ये है, उसने ये कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट हैज़ पार्टिकल कैरेक्टर ऑल्सो, वेन एवर लाइट फॉल्स move, it means it is not having a wave character, it is also having a particle character. It means some particles are moving like a wave, okay, and each particle has a particular type of energy, ठीक है। It is nothing but a packet of energy, capsule of energy called quantum or photon, okay। Simple quantum is word is given to the microscopic level, ओके। क्वांटम मीन्स बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटे से बहुत छोटा, जिसको हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत छोटा मास का है जिसको हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है उतना ही एनर्जी होगा। ध्यान से सुन लो, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। अब उसने ये कहा था दिस, जिसको सॉल्व किया गया तो क्या है बेटा आपका एच न्यू, वेयर एच इज़ प्लैंक कॉन्स्टेंट, एच द प्लैंक कांस्टेंट, ओके। अब हुआ क्या हिसाब किताब बेटा, ये फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर उसने कहा कि जो एनर्जी है वो है एन एच न्यू, एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल मल्टीपल उसने कंसेप्ट बताया। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है समझो। देखो बेटा, कंसिडर करते हैं मेरे पास 10 रुपीज़ के 100 नोट्स हैं, ठीक है। 100 है मेरे पास, ठीक है, मतलब 1000 रुपये हो गया ना, ठीक है। अब मेरे से क्या कहते हैं, आपने किसी ने भी, ठीक है, बोला कि सर मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे 100 रुपये चाहिए, तो मैं उसको 100 रुपये कैसे दूंगा जी, 10 के 10 नोट्स दूंगा, तो उसके पास 100 रुपये हो जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। मेरे पास 10 रुपीज़ के 100 नोट्स है, 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है। मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज़ के ही हैं, ठीक है। 10 रुपीज़ के कितने हैं मेरे पास, 100 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, ओके। ये नंबर है और ये 10 रुपीज़ के नोट है। अब किसी ने मुझसे बोला कि सर मुझे 100 रुपये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 रुपीज़ के 10 नोट्स दे दूँगा, उसको दे दूँगा 10 रुपीज़ के 10 नोट्स, ठीक है। अब अगर मान लो कोई मुझे कहेगा कि मुझे सर 200 रुपये चाहिए, तो मैं 20 नोट दे दूँगा। लेकिन कोई मुझे कहेगा, ध्यान सुनो, अगर कोई मुझे यहाँ पर कहता है कि सर मुझे क्या कहते हैं 25 रुपये चाहिए, ठीक है, मुझे 25 रुपये चाहिए सर, तो मैं कैसे दूंगा, बताओ। अगर कोई मुझे कहेगा सर मुझे 25 रुपये चाहिए, तो मैं कैसे दूंगा यार उसको। कोई कहेगा सर मुझे 255 रुपये चाहिए, कैसे दूंगा। कोई कहेगा मुझे सर 175 रुपये चाहिए, तो मैं कैसे दूंगा। क्योंकि अगर 175 की बात करें तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ना, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि मुझे 17 नोट और 5 का नोट देना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शन में देना पड़ेगा। मेरे पास वो तो है ही नहीं, मैं हाफ तो नहीं कर सकता। तो इसने भी यही कहा कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एक होल नंबर होगा, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 ऐसी होगी, पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं होगी। जब लाइट फोटोन फेंकता है तो वो 1 2 3 4 5 करके फेंकता है, यानी कि 1 सवा 1 1.5 पौने 2 ऐसा करके फेंकेगा ना, ऐसा नहीं भेजेगा, ठीक है। तो वो जो इंटीग्रल मल्टीपल भेजेगा, इसलिए एनर्जी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसने यहाँ पर जो बोला था, इसकी थ्योरी क्या कहती थी, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्जॉर्ब और emitted is called photon or quantum. Energy of photon depend on frequency, यानी जो E है वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। और E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, जो भी मैंने बताया। और आप इसको कह सकते हो E इक्वल टू एन एच न्यू। द एनर्जी ऑफ फोटोन
ध्यान से सुन लो, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रिक्वेंसी। नाउ हम जानते हैं, हमने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो न्यू होता है वो होता है सी अपॉन लैम्डा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन लैम्डा। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, ये एक दूसरा, एक ये। ठीक है, यहाँ पे जो ई है वो है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये कितने फोटोन है वो डिपेंड करे इस एन पर, एन है नंबर ऑफ फोटोन्स, एच है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और न्यू है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप n1 ले रहे हो और h की वैल्यू आपने क्या रखी है 6.626 × 10⁻34 और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देते हैं ना आप, ये वैल्यू, ठीक है, 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा, तो इसको सॉल्व करके ना बेटा 12,500 आता है, 12,500। ठीक है, अपॉन में लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। यहाँ पे ये क्या होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, और ये जो एनर्जी आएगी इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप इसको जूल में कर सकते हो, आप इसको जूल में कर सकते हो, कैलकुलेशन करके देख लो। ठीक है, लेकिन ध्यान दो कैलकुलेशन मैं बताता क्यों, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा मैंने इजी करने के लिए। कई किताबें 12,400 कहती हैं, कई किताबें 12,500 कहती हैं, कई किताबें 12,440 कहती हैं। मैंने एक राउंड फिगर ले लिया 12,500 ईजी करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको जो एनर्जी दी जाएगी वो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब आप लोग सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो गया, देखो हुआ क्या, जो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ई है जो 6.626 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ है ना बेटा, अपॉन में लैम्डा, ये जूल में हुआ। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 × 10⁻19 जूल होता है। तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे, अगर यहाँ पे जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1.602 × 10⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा ये वैल्यू 12,500 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम कैसे कर सकते हो, ये जो लैम्डा मीटर में है ना, इसको 10 की पावर एक मिनट में एक मिनट में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 के पावर 10 होते हैं, इंटू 10 के पावर 10 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करो तो आपका आंसर आ जाएगा, करके देख सकते हो। देखो इन दोनों को ये ऊपर आएगा। ठीक है, नॉट 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 होने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 27 हो गए, यहाँ पे 7 बचेगा। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 9 होता है, 9 से कैंसिल 2 0 कैंसिल होकर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 12,440, 12,445 बहुत सारे वैल्यू होते हैं। मैंने इसको राउंड फिगर कर दिया, इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा। जब कभी आपको कैलकुलेशन करना हो सीधा, मान लो उसने कह दिया कि भाई ये बताओ कितनी एनर्जी होगी अगर एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम, तो कुछ नहीं करना, 10 से कर दो 1250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इतने जूल होते हैं। आप सॉल्व कर लो, नोट कर लो जल्दी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो जैसे मैंने आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस बता दिया, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है टेम्परेचर डिपेंडेंस, हॉट बॉडी रेडिएशन। वहीं पर एक और चीज़ थी जो वेव थ्योरी नहीं समझा पाई थी, वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया हवा में। उसने कहा कि चलो एक करके देखते हैं। उसने एक ट्यूब लिया, उसके अंदर मेटल रखी, लाइट पास की। तो जैसे उसने लाइट पास की तो उसने देखा कि उसके अंदर एमिटर ने डिटेक्शन शुरू कर दिया, मतलब कुछ उसमें डिफ्लेक्शन आ गया। तो उसने कहा डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, करंट है। ठीक है, एक सेकेंड। तो इस चीज़ को हर समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को समझ नहीं पाया। दूसरा वो यहाँ पे देख रहा था कि जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे
तो वो जो डिफ्लेक्शन बहुत फास्ट हो रहा था, बहुत फास्ट हो रहा था। इस चीज़ को ना वो समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी भी मेटल सरफेस में मैं रेडिएशन डाल रहा हूँ तो वो क्या कहता है डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा क्यों। तो बहुत से साइंटिस्ट आए, लेकिन तब जाके सामने कौन सा साइंटिस्ट आया एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, ध्यान से समझना। इसने एक ऐसा ग्लास ट्यूब लिया, ठीक है, अंदर उसने 2 रखे, यहाँ पर रखा उसने एमीटर, ओके। इसे कहा गया बेटा एमीटर और इसे कहा गया कलेक्टर। और ये क्या कौन सा था, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो का काम क्या होता है कि जो भी लाइट आएगी, ठीक है, वो डायरेक्ट टकराएगी विदाउट चेंज इन इट्स इंटेंसिटी। कोई भी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ग्लास अगर होता ना, यहाँ पे ग्लास ट्यूब रखा होता है तो वो ग्लास कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये किया और इस तरह का उसने एक बनाया, ठीक है। अब देखो हुआ कि जब लाइट पड़ी इस पे, इस एमीटर पर, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ से एमिट किया, ठीक है, एमिट किया, डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हर्ट्ज ने समझाया नहीं था, ठीक है, इसको हर्ट्ज ने समझाया नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब कभी इफ frequency is increase then kinetic energy of electron is increase। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही थी, ठीक है, कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी पर। जबकि इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज then number of electron emitting are increase। तो ये जो चीज़ें थी ना, इसको चीज़ को समझा नहीं पाया था, वेव थ्योरी तो समझा ही नहीं पाई थी इस चीज़ को, वेव थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने चाहिए थे, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए थी, और अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए था, मतलब वो उल्टा चीज़ कहता था। तो इस चीज़ को समझा नहीं पाया, नोट कर लो, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब इसको पूरा हम यहाँ पर समझते हैं। आइंस्टाइन ने इस चीज़ को पूरी अच्छे से समझाया। इस थ्योरी, इसको कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक। ये क्या कहता है, व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड लेसन में हम समझेंगे आयनाइजेशन, लो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पूरा लिख देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी, some electron gets eject out called photoelectron, and phenomenon is called photoelectric effect, ठीक है। सब बात समझ आई, क्या किया इसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाया, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, यहाँ पे आइंस्टाइन ने कुछ चीज़ें बताई, ठीक है। आइंस्टाइन कंक्लूजन, आइंस्टाइन ने क्या कहा, देखो, ही यूज प्लैंक थ्योरी, इसने प्लैंक की थ्योरी यूज़ की, दैट एवरी लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ पार्टिकल करेक्टर, ठीक है, ओके। एंड ईच वेव हैज़ फोटोन्स, क्या होते हैं, फोटोन्स। ईच फोटोन
eject one electron as soon as it falls on metal surface. यानी कि there is no time lag during ejection of electron. मतलब जैसे फोटोन पड़ेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जैसे फोटोन पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अब देखो कितना दिमाग लगा उसने कि इसने प्लैंक की थ्योरी यूज़ की. इसने कहा हर लाइट वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल करेक्टर है, ठीक है. उस पार्टिकल को उसने क्या नाम दिया था? फोटोन दिया था. यानी हर एक वेव में, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ईच रेडिएशन या ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ सम फोटोन्स, ठीक है. एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और जैसे ही पड़ेगा वैसे ही बाहर निकल जाएगा. एंड देयर इज़ नो टाइम लैग. ओके, नोट डाउन फास्ट. ठीक है. यहीं पर उसने अपनी इक्वेशन दी बेटा, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था भाई, ये सबको समझाने के लिए. महान इंसान था ये. देखो उसने क्या कहा, जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो क्या थी? वो ये थी कुछ कि E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और कहीं भी जगह सकते हैं E इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. ये था एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है. ये था वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from metal surface, ठीक है. और ये क्या है आपका? काइनेटिक एनर्जी. अब समझो हुआ क्या, जैसे ये मेटल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने के लिए मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए. आपने यहाँ पे दिया एनर्जी, ठीक है. ओके, आपने यहाँ पे एनर्जी, मान लो आपने यहाँ पे एनर्जी दी 50 जूल एनर्जी, 10 जूल ने ले ली. तो 10 जूल से तो जैसे जिसको 50 जूल में 10 जूल इसने यूज़ करके सरफेस पे आ गया. अब बचा कितना? 40 जूल इसने यूज़ कर लिया इसमें काइनेटिक एनर्जी में. बात समझ आई? ठीक है. तो यही तो चीज़ था, फ्रीक्वेंसी इतनी होगी उतनी ज़्यादा क्या हो, यहाँ पे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है. अगर यहाँ पे इंटेंसिटी हम बढ़ा दें, यहाँ पे हम ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 जूल फेंकते, 50 जूल फेंकते रहें, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे? इजेक्ट होते रहेंगे. समझे? तो ये चीज़, इसकी थ्योरी जो थी वो ये इसने बहुत सही तरह से प्रूव किया था. वर्क फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी. इसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. देखो जब भी वर्ड आता है ना मिनिमम, मतलब थ्रेशोल्ड होता है. थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम, इतना तो होना चाहिए भाई, तभी हो पाएगा. ठीक है. इसका जो एक्सप्रेशन बना वो कुछ ऐसा बना, ये होता है बेटा आपका एच न्यू, ये होता है एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट. ठीक है. एच इज प्लैंक कांस्टेंट, m mass of electron, v velocity of electron, and what is nu? Its applied frequency. And what is nu naught? It is threshold frequency. ठीक है. minimum frequency required by an electron to just eject out from the metal surface. Note down. ठीक है. फास्ट लिखो भाई जल्दी. इसी को थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेन करते हैं. देखो हम जानते हैं नी होता है सी अपॉन लैम्डा, तो अगर हम यहाँ पर रखें तो यार एस सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. यहाँ पर लैम्डा हो गया अप्लाइड वेवलेंथ,
और ये क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि न्यू होता है सी अपॉन लैम्डा, अगर ये मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना बेटा, ठीक है बेटा। अगर वो मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। तो ये दिमाग में रखना, वो कह सकता है मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी यहाँ नहीं, कम से कम मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होती है जब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ओके। यानी जो एनर्जी पड़ रही है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है इससे रिलेटेड, ठीक है, ये जो हमने निकाला एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इस पर एक ग्राफ आता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। इसमें ग्राफ में वो कहेगा ऐसा दे देगा, ठीक है, और वो कहेगा कि इसमें बताओ स्लोप क्या है, ऐसा दे देता है। तो देखो बेटा, जब कभी भी ग्राफ करना हो, जब कभी भी दिमाग में रखो, जब कभी ग्राफ करना हो हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही लगाते हैं हमेशा। बेसिकली स्लोप ही पूछेगा, स्लोप m होता है यहाँ पर स्लोप, ये आपने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पढ़ लिया होगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ होगा मैथ्स में, ठीक है। तो अगर मुझे इसको क्या साथ कंपेयर करना है तो देखो y एक्सिस पे क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या होना चाहिए, x एक्सिस पे क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ठीक है। थ्रेशोल्ड की बात नहीं की है, इसकी बात की है। तो अगर मैं इसको इसमें टर्म में लाऊँ तो मैं कैसे लाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये हो गया आपका y, ये हो गया m, ये हो गया x, और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, क्योंकि नेगेटिव तरफ है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा आपका, h होगा, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो कई बार ऐसा पूछ लेता है, नोट कर लो फास्ट, ठीक है। अगर वो यहाँ पे कहता है कि जो इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, तो देखो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, न्यू हो गया, ठीक है। तो ये जो कट कर रहा है इंटरसेप्ट, ये देखो सी, एच तो कांस्टेंट है, सी, तो ये न्यू नॉट हो जाएगा आपका, ओके। इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो, वैसे इतना पूछते नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपके एनसाइड में दिया हुआ है। यहीं पर एक वर्ड और आ जाता है, वो भी देख लो आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो बेटा क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखो ऑब्वियस है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो, जब आप वहाँ से क्या देखा इसमें आपने, जितनी एनर्जी आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है, और एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी कि न्यू बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब ब्राइटनेस बढ़ रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी बेटा, इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करोगे। अब अगर मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा ज़्यादा भागेंगे वो, ओके। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो मैं पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉप कर दूँ तो मूवमेंट ऑफ काइनेटिक, मतलब मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, स्टॉप हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे कहते हैं स्टॉप पोटेंशियल। सो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस विच स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। टेप लो जल्दी, देखो बेटा कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, लेकिन मूव करना जरूरी है, तभी तो वो दिखाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आकर भागने लगे, क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस करेगा उस फोटो इलेक्ट्रॉन से कहता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो वो अगर यही जीरो हो जाता है, ध्यान दो, अगर यही जीरो हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, यानी आपने इतना पोटेंशियल दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी हो नहीं रही है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ भी आप इनमें से दे सकते हो। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, वो बेसिकली होती है E × V,
वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ई वी नॉट कह सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये यहाँ तक था। अब इसके बाद दो कुछ और ग्राफ हैं, ग्राफ ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात कहानी करते हैं, ठीक है। नोट करो, जल्दी नोट करो, 2 मिनट। तो मैं कुछ ये इक्वेशन मैं इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि इस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, तो 2-3 ग्राफ हैं, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, एक तो आपका जो ग्राफ बनता है वो बनता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। एक बनता है बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी। एक बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बार देख लो, दिख रहा है साफ साफ? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो जी यहाँ पर इसमें अब आपसे कह सकता है कि एक सेकंड, तो देखो बेटा यहाँ पर अब सीधी बात, हमने क्या पढ़ा अभी, इंटेंसिटी आएगी, ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। करंट, ध्यान दो बेटा, ये इंटेंसिटी है, करंट नहीं है, इंटेंसिटी, ये भी क्या है, इंटेंसिटी। ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट है और ये आपका क्या है, न्यू है, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई तो इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना इंटेंसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होता है, ये आता है आपका, सॉरी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, एक ही तो चीज़ है, इलेक्ट्रॉन जितना मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करता बेटा। अभी मैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, एक एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर जेट आउट करेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, तो इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा, नोट डाउन। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड, ये ऐसा होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता ना। इंटेंसिटी से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो बेटा ये जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो बढ़ जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो ये था आपका तो टोटल दो ये पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट, और यहाँ तक हमने क्लियर किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली इसको रिप्लाई करूँगा। एंड कीप वर्किंग हार्ड, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई भी डाउट आए तो पूछिए। ओके, ऑल द बेस्ट।